हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगनदर डिजर्विंग इंडिया। और दोस्तों, आज है रविवार और रविवार के दिन हम पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं पूरे सप्ताह भर के करंट अफेयर्स को। जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट हुए हैं उन सभी को हम लेकर आते हैं फिल्टर्ड मैनर में, मतलब कि जो आपके लिए जरूरी है उतना ही इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आते हैं। तो चलिए, पहले न्यूज़ को अगर हम देखें तो इस सप्ताह की जो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 2 नए जजेस को क्या किया गया है, ओथ दिलाया गया है। अब 2 नए जजेस ने ओथ लिए हैं तो इसके बारे में थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फुल स्ट्रेंथ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इतने नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए, ऐसा देखने को मिला है कि टोटल नंबर ऑफ जजेस उतने हो गए हैं। अभी अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर में तो 34 जजेस हो चुके हैं इस टाइम पे। अगर मैं बात करूं तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है डीवाई चंद्रचूड़ है, इन्होंने ओथ को एडमिनिस्ट्रेट कराया था। कौन कौन से जस्टिस हैं जिन्होंने कौन कौन से जजेस हैं जिन्होंने इसमें ओथ लिया था? वो थे जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और आर महादेवन। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया है। ये रिटायरमेंट हुआ था 2 जजेस का, जिनका नाम था अनिरुद्ध बोस और जस्टिस एएस बोपन्ना। तो 1 अप्रैल को अनिरुद्ध बोस रिटायर हो गए थे, वहीं दूसरी ओर मई के महीने में रिटायर हुए थे एएस बोपन्ना। अगले स्लाइड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे फ्यूचर रिकमेंडेशंस क्या क्या है। तो ऑब्वियस सी बात आपको पता ही होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत होता है। कॉलेजियम रिकमेंड करती है। अब कॉलेजियम सिस्टम क्या है, आप लक्ष्मीकांत में स्टैटिक का विषय है, आप इसको पढ़ेंगे। तो जस्टिस के आर श्रीराम चीफ जस्टिस के तौर पे मद्रास हाई कोर्ट की अभी चीफ जस्टिस हैं, तो इनको रिकमेंड किया गया है कॉलेजियम के द्वारा। हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं कि इसको क्यों हिस्टोरिक अपॉइंटमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह जो कि पहले थे चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के, और फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं जो कि मणिपुर के हैं। हिज अपॉइंटमेंट मार्क्स इंक्रीज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर द नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के रीजन से रिप्रेजेंटेशन को देखा गया है। एक हिस्टोरिक समय है, एक हिस्टोरिक डिसीजन है जब हर तरह के, हर जगह के लोगों को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। बाकी कम्युनिटी रिजर्वेशन की बात करेगी, जहां पे जस्टिस आर महादेवन जो कि 3rd अमंग द सिटिंग जज है मद्रास हाई कोर्ट के, वहां से इनको लिया गया है। इसी के साथ साथ कॉलेजियम ने इंक्रीज किया रिप्रेजेंटेशन फॉर द बैकवर्ड कम्युनिटी। तो हर क्लास, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के लोगों को जगह देने की कोशिश की जा रही है। हर क्षेत्र, हर रीजन के लोगों को जगह देने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के तौर पे। आगे बढ़ते हैं, देखेंगे कि इस बार का जो पेरिस का ओलंपिक होने वाला है, पेरिस में जो ओलंपिक होने वाला है, इसमें भारत अपने 117 एथलीट को भेजने वाला है। तो इन 117 एथलीट से बहुत ही उम्मीद लगा कर रखा गया है कि कुछ अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पेरिस ओलंपिक में हमारा नाम रोशन करेंगे। तो टोटल कितने लोग जाएंगे एथलीट की अगर मैं बात करूं तो 117। इसी के साथ साथ 16 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे पेरिस ओलंपिक के अंदर में, और 140 सपोर्ट स्टाफ जाएगा। तो ये जो नंबर है, जो पिछले बार का 257 से टोक्यो गेम्स की अगर मैं आपसे बात करूं जो कि जापान में हुआ था, उससे कम देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। तो अगले स्लाइड में अगर हम चले तो हमको देखने को मिलेगा कि एक एथलीट है जिनका नाम है पूटर अभा खौतुआ, जिनको कि इस लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। हालांकि उन्होंने क्वालिफाई किया था वर्ल्ड रैंकिंग के लिए, शॉर्ट पुटर के लिए, लेकिन हालांकि इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया। इनका एक्सक्लूजन काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी के साथ साथ सपोर्ट स्टाफ को भी इंक्रीज किया गया है। जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हेड है पीटी उषा, आप सभी जानते होंगे इनके बारे में, इनको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता था। तो ये इनकी हेड है। इन्होंने बोला है कि हम लोगों ने सपोर्ट स्टाफ को बढ़ाया है और रेशियो को बेहतर करने की कोशिश की है कि एक एथलीट के ऊपर एटलीस्ट एक सपोर्ट स्टाफ उसका जरूर होना चाहिए। आपको पता है कि किसी भी तरीके का जो गेम्स होते हैं, या फिर टीम गेम हो या फिर इंडिविजुअल गेम हो, उसमें सपोर्ट स्टाफ का कितना अहम भूमिका होता है। चलिए चलते अगले स्लाइड के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोला गया है कि पहली बार 13 मेंबर का स्पोर्ट्स साइंस टीम भी भेजने जाने की बात करी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिमार्केबल है इस इवेंट के लिए। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। साइंटिफिक रिसर्च आइटम्स को बोला गया है बजट में डिस्कस करने के लिए कि आपको जितने भी साइंटिफिक चीज़ें हैं उसको इंक्रीज करने की बात की गई है।
तो जब बजट का दौर शुरू हो गया, आपको पता है आने वाले कुछ दिनों में बजट, हमारी जो देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बजट पढ़ेंगी। बजट का जो प्रिंटिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। अभी हलवा का जो पार्टी हुआ था, जो कि एक रिचुअल है, उसको भी अभी कुछ दिन पहले, कल की बात है, जब उसको एक सेरेमोनियल इवेंट के तौर पर उसको प्रेजेंट किया गया था। जितने भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के जितने भी ऑफिसर्स थे सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वो एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ही महत्वपूर्ण एक इवेंट के तौर पे था। अब बजट आने वाला है। अब बजट से हर किसी की अपनी अपनी जो उनकी संभावनाएं होती हैं, उनको अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होते हैं, वो सभी के सभी क्या करते हैं, लॉबिंग करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने। उसके बाद सबको देखकर, सबसे बातें करके फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो बजट बनाती है और उसके बाद फाइनली संसद के पटल पर उसको रखा जाता है। अब चलते अगले न्यूज़ के ऊपर। हरियाणा ने जो ओबीसी क्रीमी लेयर है उसको बढ़ा दिया है, जो कि एक नए कोटा के तौर पे इसको दिखाया गया है। तो क्या है हेडलाइन? हेडलाइन ये है कि न्यू इनकम लिमिट एंड रिजर्वेशन इंप्लीमेंटेड। इनकम लिमिट को बढ़ा दिया गया जो स्टेट का था, इसी के साथ साथ रिजर्वेशन को क्या किया गया, इंप्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। अभी ये तो खैर पॉलिटिकल न्यूज़ है, हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्रीमी लेयर का जो 6 लाख का लिमिट है उसको बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। आगे बढ़े तो इसी के साथ साथ 5% रिजर्वेशन दिया गया है ओबीसी कैटेगरी को। ओबीसी में एक और सब कैटेगरी बनाया गया है बी, जिसमें कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और म्यूनसिपालिटी शामिल है। यूनियन जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने अनाउंस किया है, इसका नाम दिया है पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन प्रोग्राम। कहाँ पे? महेंद्रगढ़ में उन्होंने इसको अनाउंस किया था इस सम्मेलन के दौरान। बाकी इनका पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और लीडरशिप जो चेंज किया गया था हरियाणा के अंदर में, आपको पता है, आप इसको याद रख सकते हैं स्टैटिक की तरह, मतलब करंट अफेयर्स में अब तो स्टैटिक हो गया है। बहुत कुछ दिन पहले तक, 6 महीने पहले तक ये करंट अफेयर्स के तौर पे जाना जाता था। 6 महीना भी नहीं, लगभग 4-5 महीने पहले की बात है, मार्च के महीने में। तो मनोहर लाल खट्टर जी को हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद से हटाकर नायब सैनी जी को बनाया गया है हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो अब इनका एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तौर पर देखा जा रहा है। खैर ये हमारा मुख्य मुद्दा नहीं, हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हम हरियाणा के सीएम का नाम याद रखें और इस ओबीसी रिजर्वेशन में और ओबीसी का जो क्रीमी लेयर है उसमें जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा पीसीएस का भी एग्जाम होने वाला है और इसके साथ भी और भी जो छोटे मोटे एग्जामिनेशन होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इस तरीके का। तो चलते हैं आगे अगले स्लाइड के ऊपर। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अभी आपको पता है कि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वहाँ पे अभी बहुत हैवी फ्लड देखा गया था, बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखा गया था। वैसे हालात में वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लडिंग सिचुएशन हो गई थी, बाढ़ आ गया था। तो न्यूज़ क्या है कि ओमेन फॉरेस्ट गार्ड्स इन काजीरंगा एड एनिमल अफेक्टेड बाय द फ्लडिंग बाय पुलिसिंग द हाईवे दैट बॉर्डर्स द रिजर्व्स। तो क्या हुआ है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने की वजह से काजीरंगा में जो वोमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इनके डिप्लॉयमेंट में सितंबर 2023 में इनको डिप्लॉय किया गया था काजीरंगा फीमेल फॉरेस्ट गार्ड के तौर पे, हैविंग एक्टिवली इन्वॉल्व इन द फ्लड मैनेजमेंट हाईवे पेट्रोल्स विच हैज़ रिजल्टेड इन द लिस्ट अमाउंट ऑफ एनिमल फैटलिटीज फ्रॉम द मूविंग व्हीकल्स। तो अभी इनका क्या योगदान रहा है इस फ्लड में? इस फ्लड जैसे सिचुएशन में इन्होंने क्या किया है कि बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल काम किया है। अभी मैंने आपको बताया था 5-6 दिन पहले की न्यूज़ है कि जब काजीरंगा आसाम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था, तो काजीरंगा भी आसाम में ही है, तो भी इम्पैक्ट हुआ था। वैसे में उनको निकाल कर कहीं और अलग अलग नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में एनिमल्स को रिलोकेट किया गया था। वैसे में जब वुमेन्स फॉरेस्ट गार्ड जिनकी नियुक्ति हुई थी सितंबर 2023 में, काजीरंगा फीमेल फॉरेस्ट गार्ड के तौर पे इन्होंने बहुत ही रिमार्केबल काम किया है और एनिमल्स की जो मृत्यु दर है उसको बहुत ही ज़्यादा मिनिमाइज करने की कोशिश की है। अब चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। जैसे अगले स्लाइड में हम चलेंगे तो हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। कुल मिला के 174 एनिमल्स का डेथ हुआ था जब इस बार फ्लड जैसे सिचुएशन देखने को मिला था काजीरंगा नेशनल पार्क में। और ये जो फ्लड जैसे हालात थे बहुत दिन के बाद ऐसा देखने को मिला था वहाँ पे आसाम में। इसी के साथ साथ द इंट्रोडक्शन ऑफ 108 हाईली स्किल्ड फीमेल फॉरेस्ट गार्ड भेजा गया था वहाँ पे। वन दुर्गा बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी, इनका नाम रखा गया था वन दुर्गा, जिन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जानवरों को बचाने में और उनकी मृत्यु दर को कम करने में, जो कि फ्लड की वजह से ऐसा सिचुएशन देखने को मिला था। अब आईआर के एक न्यूज़ देख लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। नेपाल में जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, इनको शॉर्ट में बोलते हैं केपी शर्मा ओली।
ये बने हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर आफ्टर जो कॉलिशन बनाया गया था दो अलग अलग पार्टियों का। ऑब्वियस सी बात है, कॉलिशन अलग अलग पार्टीज का ही बनता है। द लीडर ऑफ नेपाल्स लार्जेस्ट कम्युनिस्ट पार्टी खड़ग प्रसाद शर्मा ओली। तो इस लाइन से एक बात स्पष्ट हो गया कि ये कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। हैज बीन नेम्ड द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर शेपिंग अ न्यू अलायंस इन द कंट्रीज ट्रबुलेंट पार्लियामेंट। अब देखिए, नेपाल एक नया नया लोकतंत्र बना है। 2008 में वहाँ पे लोकतंत्र को बहाल किया गया था। लोकतंत्र के तौर पे उसकी पहली आहट हुई थी। इससे पहले वो राजतंत्र में था। तो वहाँ पे अभी के समय में क्या होता है ना कि जब कोई एक नया लोकतंत्र बनता है, भारत का केस थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत 3 कार्यकाल तक चुने गए थे, अपने मृत्यु तक प्रधानमंत्री के पद पे रहे थे। लेकिन और देशों में देखा जाता है कि कहीं पे गृहयुद्ध से ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं, तो कहीं पर देखा जाता है कि वहाँ पे बार बार सरकारें बदलती रहती हैं। नेपाल भी उसका एक उदाहरण है, यहाँ पे भी बार बार सरकारें बदल रही हैं। तो अभी यहाँ पे केपी शर्मा ओली को बनाया गया है प्राइम मिनिस्टर। तो ये था पूरे सप्ताह भर का करेंट अफेयर्स, जिसमें कि हम लोगों ने अलग अलग विषयों को डील किया। अब मिलेंगे अगले करेंट अफेयर्स के सीरीज में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।